तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में सुना तो सबने है, लेकिन समझा शायद बहुत कम लोगों ने है। ADHD। हाँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और हमारे पास एक मनोविज्ञान का एकेडमिक मॉड्यूल है, तो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर इसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और मकसद ये है कि ADHD को सिर्फ बच्चों की शरारत या चंचलता का लेबल न दिया जाए। सही बात है। हम जानेंगे कि इसके असल लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी, इसे मैनेज करने के क्या तरीके हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग ADHD को बच्चों की ही समस्या मानते हैं, पर हमारा स्रोत कहता है कि इसके लक्षण किशोरावस्था और वयस्क होने पर भी बने रह सकते हैं। हाँ, ये कोई बचपन का फेज़ नहीं है जो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है हर माता-पिता के मन में आता होगा, एक सामान्य एनर्जेटिक बच्चा और ADHD वाले बच्चे में फर्क कैसे करें? क्योंकि हर बच्चा उछल-कूद तो करता ही है। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, स्रोत के हिसाब से ना फ़र्क 3 चीज़ों से पता चलता है। अच्छा। पहली है निरंतरता, मतलब क्या ये व्यवहार लगातार महीनों तक दिख रहा है? ओके। दूसरा है व्यापकता, क्या ये सिर्फ घर पे दिखता है या स्कूल में, दोस्तों के साथ, मतलब हर जगह नज़र आता है? हर जगह। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, वो है हानि। क्या इस व्यवहार की वजह से बच्चे की पढ़ाई, उसके रिश्तों या रोज़ के काम पर बुरे असर पड़ रहा है? तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब हम सिर्फ चंचलता से आगे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिर्फ एक व्यवहार नहीं बल्कि एक पैटर्न है जो बच्चे की लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन से खास लक्षण हैं जिन्हें विशेषज्ञ देखते हैं? मनोविज्ञान की ये बाइट बुक है, DSM-4TR। उसके हिसाब से इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ध्यान की कमी, यानी इनअटेंशन। इनअटेंशन। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चा पढ़ते हुए बाहर देखने लगा। लक्षण ज्यादा गहरे हैं, जैसे स्कूल के काम में सिली मिस्टेक्स करना, क्योंकि वो डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दे पाया। अच्छा। या जब आप उससे बात कर रहे हो तो ऐसा लगना जैसे वो सुन ही नहीं रहा, कहीं और खोया हुआ है। हाँ, ये सुन नहीं रहा वाली शिकायत तो बहुत आम है। एग्जैक्टली। फिर किसी काम को शुरू तो कर देना, पर उसे खत्म ना कर पाना। अपनी चीजें जैसे पेंसिल, किताबें, खिलौने, वो लगातार खोते रहना, और बाहरी चीजों से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ओके, तो ये तो हो गया अटेंशन डेफिसिट वाला हिस्सा। अब हाइपर एक्टिविटी पर आते हैं। वो कैसा दिखता है? दूसरा हिस्सा है अति सक्रियता, यानी हाइपर एक्टिविटी। इसमें वो क्लासिक लक्षण आते हैं जो हम ADHD से जोड़ते हैं। जैसे? एक जगह टिक कर ना बैठना, हाँ, एक जगह टिक कर ना बैठ पाना, बैठे बैठे भी हाथ पैर हिलाते रहना, क्लास में अपनी सीट से बार बार उठ जाना। और स्रोत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ऐसा लगना जैसे बच्चे में कोई मोटर लगी हो, वो हमेशा ऑन द गो रहता मोटर लगी हो, ये बात बहुत सटीक है। है ना? और इसके साथ ही बहुत ज्यादा बोलना भी इसी का एक लक्षण है। कई माता-पिता इसी बात से परेशान रहते हैं कि बच्चा एक पल भी शांत क्यों नहीं बैठता, और समाज इसे अक्सर सिर्फ बदतमीजी मान लेता है। सही बात है। और तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा लक्षण है आवेग, मतलब इम्पल्सिविटी, बिना सोचे समझे काम करना। एक्शन फर्स्ट, थिंक लेटर। अच्छा, जैसे? जैसे टीचर के सवाल पूरा करने से पहले ही जवाब चिल्ला देना, किसी गेम में अपनी बारी का इंतजार न कर पाना, या दूसरों की बातचीत में कूद पड़ना। ये सेल्फ कंट्रोल की कमी को दिखाता है। तो क्या इनमें से कोई एक दो लक्षण होने पर ही ADHD मान लिया जाता है? नहीं नहीं, इसके लिए एक साफ शर्त है। निदान के लिए ध्यान की कमी या फिर अति सक्रियता, आवेग, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप के कम से कम 6 लक्षण होने चाहिए। और वो भी लगातार। हाँ, कम से कम 6 महीने तक लगातार दिखनी चाहिए। तभी डॉक्टर इसे ADHD का केस मानते हैं। इन लक्षणों का एक बच्चे की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ स्कूल की ग्रेड्स तक ही सीमित है? नहीं, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। अकादमिक प्रदर्शन तो खराब होता ही है, वो तो साफ है। लेकिन इसका सामाजिक असर शायद उससे भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। मतलब? स्रोत बताता है कि ऐसे बच्चे अपने साथियों के बीच अलोकप्रिय हो सकते हैं। उनके इम्पल्सिव व्यवहार की वजह से दूसरे बच्चे उनसे कटना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें काफी सोशल रिजेक्शन झेलना पड़ता है। मतलब अकेलापन और आत्मविश्वास में कमी भी इसके साथ जुड़ जाती होगी। और डिप्रेशन जैसे विकार भी साथ में पाए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक व्यवहार की समस्या नहीं है, ये बच्चे के पूरे मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है। जब इसका असर इतना गहरा है, तो ये समस्या आखिर कितने बच्चों को प्रभावित कर रही है?
आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में देखें तो कोई 3 से 7% स्कूल जाने वाले बच्चों में ही मिलता है। 3 से 7%। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा भारत से जुड़ा है। भारत में प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर हुई एक स्टडी में यह आंकड़ा 11.32% पाया गया। 11%। ये तो ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। मतलब हर 10 में से एक से ज्यादा बच्चा। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। और क्या इसमें लड़कियों और लड़कियों में कोई फर्क है? आम धारणा तो यही है कि लड़के ज्यादा शरारती होते हैं। ये धारणा आंकड़ों में भी साफ दिखती है। स्रोत बताता है कि यह लड़कों में लड़कियों की तुलना में 6 से 9 गुना ज्यादा आम है। 6 से 9 गुना। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। हाँ, भारत वाली स्टडी में भी 66.7% मामले लड़कों के थे और 33.3% लड़कियों के। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि लड़कियों को एडीएचडी होता ही नहीं, या फिर हम लड़कियों में इसके लक्षणों को पहचान नहीं पाते? हो सकता है उनमें हाइपर एक्टिविटी उतनी ना दिखती हो। यह एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लड़कियों में एडीएचडी अलग तरह से मैनिफेस्ट होता है। वो शायद क्लास में दौड़-भाग ना करें, पर अपनी ही दुनिया में खोई रहें, जिसे इनअटेंटिव टाइप कहते हैं। और क्योंकि वो कोई ट्रबल क्रिएट नहीं कर रही, तो उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल, इसलिए वो अंडर डायग्नोज रह जाती हैं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, स्रोत में एक और आंकड़ा था, सामाजिक आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ। हाँ, भारतीय अध्ययन में एक और ध्यान खींचने वाली बात सामने आई। ये कम सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चों में ज्यादा, मतलब 16.33% पाया गया। और मध्यम वर्ग में? मध्यम वर्ग में ये काफी कम था, सिर्फ 6.84%। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या गरीबी एडीएचडी का कारण है? स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताता, लेकिन हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। हो सकता है कम आय वाले परिवारों में न्यूट्रिशन की कमी या ज्यादा तनावपूर्ण माहौल जैसे फैक्टर्स एक भूमिका निभाते हों। या शायद उन तक मदद पहुंचने के संसाधन कम हो? ये भी हो सकता है। ये एक जटिल मुद्दा है। बिल्कुल। तो अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये होता क्यों है? शक किस पर जाता है? परवरिश पर, या बच्चे की बायोलॉजिकल बनावट पर? स्रोत इस पर काफी साफ है। ज्यादातर सबूत जैविक और आनुवंशिक कारकों, मतलब बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं। मतलब ये हार्डवेयर की समस्या ज्यादा लगती है, सॉफ्टवेयर की नहीं? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये बच्चे की परवरिश या इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि उसके दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। और जेनेटिक्स की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है? बहुत बड़ी। अनुमान है कि इसकी आनुवंशिकता 70 से 80% तक हो सकती है। मतलब ये काफी हद तक परिवारों में चलता है। अच्छा। ज्यादातर रिसर्च जो है वो एक ब्रेन केमिकल डोपामाइन उससे जुड़े जीन्स पर हुई है। डोपामाइन, ये तो फील गुड हार्मोन जैसा कुछ होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये ध्यान और मोटिवेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है जो रिटिलिन दवा से जुड़ा है। रिटलिन, जो एडीएचडी के इलाज में इस्तेमाल होती है? हाँ, वैज्ञानिकों ने देखा कि ये दवा DAT1 नाम के एक जीन को ब्लॉक करके काम करती है, जिससे दिमाग में डोपामाइन बढ़ जाता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। तो इलाज के लिए बनाई गई दवा ने ही एक सुराग दे दिया कि कौन सा जीन इसमें शामिल हो सकता है। एग्जैक्टली। ये इलाज से वापस कारण तक पहुंचने जैसा है। तो जीन्स के अलावा क्या दिमाग की बनावट में भी कोई फर्क देखा गया है? हाँ, न्यूरोबायोलॉजिकल स्तर पर भी अंतर देखे गए हैं। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ADHD वाले बच्चों के दिमाग में डोपामीन से जुड़े हिस्से, खासकर फ्रंटल लोब, थोड़े छोटे हो सकते हैं। और ये हिस्से ही तो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। तो दिमाग की वायरिंग में ही फर्क है। इसके अलावा जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत कम होना भी एक रिस्क फैक्टर है और गर्भावस्था के दौरान माँ का शराब या तंबाकू का सेवन भी इससे जुड़ा पाया गया है। ठीक है। अब उन चीजों पर आते हैं जिनके बारे में बहुत बातें होती हैं, जैसे चीनी। हर पार्टी में कोई ना कोई कह ही देता है कि बच्चों को ज्यादा मीठा मत दो, हाइपर हो जाएंगे। हाँ, ये धारणा बहुत ही आम है, लेकिन रिसर्च इस बात का समर्थन नहीं करती। सच में? हाँ, अध्ययनों में यह साबित नहीं हो पाया है कि रिफाइंड चीनी ADHD के लक्षणों का कारण बनती है। लेकिन पेरेंट्स जो शुगर रश देखते हैं वो क्या है फिर? हो सकता है कि वो असल में उस माहौल का असर हो जहां चीनी खाई जा रही है, जैसे बर्थडे पार्टी, जो पहले से ही बहुत एक्साइटिंग माहौल होता है। बच्चा चीनी से नहीं, माहौल की वजह से हाइपर हो रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है। इसी तरह फूड एडिटिव्स और आर्टिफिशियल कलर वाली फैनगोल्ड डाइट पर भी जब कंट्रोल स्टडीज की गईं तो बहुत कम बच्चों पर असर दिखा। तो ज्यादातर सबूत बायोलॉजिकल कारणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर किसी बच्चे में एडीएचडी की पहचान होती है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? स्रोत स्थायी इलाज की बात नहीं करता, बल्कि मैनेजमेंट पर जोर देता है। और इसके दो मुख्य स्तंभ हैं।
दवाइयाँ और मनोवैज्ञानिक उपचार। दवाइयों की बात करें तो यहाँ पर एक सवाल है जो मुझे लगता है सबके मन में आता होगा। बच्चा पहले से ही हाइपर एक्टिव है और आप उसे दे रहे हैं एक स्टिमुलेंट। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? हाँ, मतलब ये तो आग में घी डालने जैसा हुआ। पर यहीं पर साइंस मतलब न्यूरो साइंस का कमाल है। मिथाइलफेनिडेट जैसे रिटलिन जैसी स्टिमुलेंट दवाएं 70% से ज्यादा मामलों में अति सक्रियता और आवेग को कम करती हैं। कैसे? ये दवाएं दिमाग के उन हिस्सों को उत्तेजित करती हैं जो कमजोर पड़ गए, यानी फ्रंटल लोब। ये दिमाग के ब्रेक सिस्टम को मजबूत करती हैं। अच्छा, तो ये दिमाग को धीमा नहीं करती बल्कि उसके कंट्रोल सिस्टम को पावर अप करती हैं? बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है कि इन दवाओं का असर वयस्कों पर भी वैसा ही होता है, चाहे उन्हें एडीएचडी हो या ना हो। ये फोकस बढ़ाती हैं। तो क्या दवाइयाँ ही एकमात्र समाधान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दवाएं हर बच्चे पर काम नहीं करती और उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे नींद ना आना या चिड़चिड़ापन। इसलिए मनोवैज्ञानिक उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब दवा सिर्फ लक्षणों को दबाती है, स्किल्स नहीं सिखाती। एग्जैक्टली। मनोवैज्ञानिक उपचार में कई चीजें शामिल हैं। एक है व्यवहार चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी। इसमें बच्चे को अच्छे व्यवहार के लिए तुरंत इनाम मिलता है। एक तरह से दिमाग को रीट्रेन करना। हाँ, इसके साथ ही माता पिता की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसमें पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि बच्चे के मुश्किल व्यवहार से शांति से कैसे निपटें। और बच्चे के सामाजिक जीवन के लिए भी कुछ होता होगा, क्योंकि सोशल रिजेक्शन एक बड़ी समस्या है। उसके लिए सामाजिक कौशल प्रशिक्षण होता है। इसमें बच्चों को ग्रुप में सिखाया जाता है कि अपनी बारी का इंतजार कैसे करें, दूसरों की बात कैसे सुनें, और स्कूल में भी खास बदलाव किए जाते हैं। तो सबसे असरदार तरीका क्या माना जाता है? सिर्फ दवा, सिर्फ थेरेपी या दोनों का मेल? ज्यादातर विशेषज्ञ दोनों के कॉम्बिनेशन की सलाह देते हैं। इसे मल्टी मॉडल अप्रोच कहते हैं। दवा से बच्चे के लक्षणों को तुरंत नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और थेरेपी से वो स्किल सीखता है जो उसे जिंदगी भर काम आएंगे। माँ के केमिकल को ठीक करता है, दूसरा उसके व्यवहार और आदतों को। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एडीएचडी सिर्फ शरारत नहीं है, बल्कि एक जटिल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके मजबूत जैविक और आनुवंशिक कारण है। हाँ, और इसके लक्षण सिर्फ स्कूल की ग्रेड्स तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बच्चे के आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और इलाज के मामले में भी कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। दवा और व्यवहार थेरेपी का एक संतुलित संयोजन ही सबसे प्रभावी माना जाता है। एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, जिसमें बच्चे, माता-पिता और शिक्षकों सबको मिलकर काम करना होता है। इस चर्चा के अंत में हमारे स्रोत में एक बात पर जोर दिया गया है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। वो ये कि हमें और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले शोध की जरूरत है, ये समझने के लिए कि एडीएचडी वाले इन बच्चों का वयस्क जीवन कैसा होता है। हाँ, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। और ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम भविष्य में वयस्कों में एडीएचडी को बेहतर समझ पाएंगे? मतलब वो चुनौतियां जिन्हें आज हम शायद देख ही नहीं पा रहे हो। बिल्कुल। हो सकता है कितने ही अडल्ट्स आज भी उन मुश्किलों से जूझ रहे हों और उन्हें पता भी ना हो कि इसकी जड़ बचपन में थी, जिसे कभी समझा ही नहीं गया।